नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुतों ने मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इंतजार किया, कई बार कमेंट किया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप में से न जाने कितनों ने कहा कि आशुतोष सर एमटीएस की क्लास शुरू करें। इससे पहले कि मैं एमटीएस की क्लास शुरू करूं, आज मैं आपके साथ एमटीएस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, हम लोगों को कितना पढ़ना पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में बात किया जाएगा। एमटीएस में पोस्ट क्या होती है, जो जो आज आप क्वेरी करेंगे मैं बड़े तसल्ली से आपको उसका जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कोई नया स्टूडेंट आए बीच में, बोले सर रेगुलर क्लास, तो बोलना आज आशुतोष सर एमटीएस के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत दिन मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सारे क्वेश्चन का जवाब एक जगह मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको एमटीएस के बारे में यह बताना चाहूंगा कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मन से एक बात निकाल दीजिए। कौन सी सर? कई ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं जिनमें कहा जाता है ग्रुप डी की। नहीं सर, आपको एमटीएस में जो जॉब मिलती है वो आपको एक ग्रुप सी की गैर राजपत्रित, गैर मंत्रालयिक पदों पर मिलती है। विभिन्न प्रकार के विभागों में, मंत्रालयों में इसकी जॉब मिलती है। चाहे आप कैग ऑफिस में कह लें, इलेक्शन ऑफिस में कह लें, रक्षा मंत्रालय में कह लें, सीबीआई में कह लें, आईबी में कह लें, गृह मंत्रालय में कह लें, या फिर कि आप विदेश मंत्रालय, इन सब में आपको जॉब मिलती है एमटीएस के माध्यम से। यह बात सच है कि सर एमटीएस का फॉर्म, इसमें दो तरीके की जॉब आती है, एक एमटीएस, एक हवलदार। एक एमटीएस और एक हवलदार। एमटीएस में जहां 18 से 25 एज वाले भरते हैं, हवलदार के लिए थोड़ा सा 1-2 साल ज्यादा होता है। यहां पे आएंगे, जरा एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। जिस बच्चे का मैथ कमजोर हो वो जरूर ध्यान दे। देखो ना, इसमें आपको मैथ की ना, या आप यूं कह लें रीजनिंग, जीएस, अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट पूछते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में एक ही दिन 2 सत्र होते हैं आपके, सत्र 1, सत्र 2। 45 मिनट का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में गणित और रीजनिंग आती है। गणित और रीजनिंग के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न गणित के। मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके मैथ के 40 प्रश्न, मैथ और रीजनिंग, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो कुल 40 प्रश्न आता है। ईमानदारी से बताना, अगर मैं आपको कहूं एसएससी के 10वीं लेवल का 40 प्रश्न दे रहा हूं, आप ईमानदारी से बताना 40 प्रश्न दे रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं रखूंगा, निगेटिव मार्क नहीं रखूंगा, या मार्क नहीं है। अब आप बताओ, इस 40 में 20 रीजनिंग के हैं और 20 मैथ के हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप कितने क्वेश्चन कर दोगे, 40 में से आपके कितने सही हो जाएंगे। अभी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी का ध्यान मत रखिए। आप ईमानदारी से कमेंट करिए कि आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग को, 45 मिनट आपको मिल रहा है और आप निगेटिव मार्क नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कितने क्वेश्चन, ये एसएससी का सिलेबस है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एसएससी, ऐसा ही एमटीएस का एग्जाम होता है। बताइए, नंबर लिखिए आप अपने। आप संभवतः, जो मुझे लगता है कि आप कहोगे कि सर हम करीब करीब 20 से 22 प्रश्न दोनों को मिला करके तो कर ही देंगे। 20-22 प्रश्न सर हम ठोक देंगे मिनिमम 50%। या आप कहोगे नहीं सर हम 18 प्रश्न कर पाएंगे। एक्चुअली आप जानते हैं आपको कितना प्रश्न करना होगा, तो मैं आपको यह बता दूं, आपको इन 40 में से, इन 40 प्रश्न में से, इसके कुल 40 प्रश्न में से, कुल 40 प्रश्न में से कोई 12 करना होगा, कोई 12 सही करना है। क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, और इस क्वालिफाइंग इन नेचर में आपका क्या होता है कि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सेकंड पेपर चेक होता है। सारी क्वालिटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज मैं आपको यहां और कह देना चाहूंगा, कुछ बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन होता है कि अगर सर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 1 मिनट के लिए, मान लो कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट बी है, ये तो वो क्वालिफाई कर ले गए हैं, इसमें 2 बच्चों का नंबर बराबर आ गया, ये आपके 75-75 150 का होता है, ये भी पा गया 130 नंबर, ये भी पा गया 130 नंबर, ये भी पा गया 130 नंबर। अब सर मेरिट किस आधार पे बनेगी? मेरिट तो बनती है, अब 3 स्टूडेंट 130 130 130 पा गए।
अब आप बताइए मेरिट किस आधार पे बनेगी, सिलेक्शन किसको दिया जाएगा। यहां पे एक बात क्लियर कर लेना, सिलेक्शन उसको दिया जाएगा जिसका इसमें और इसमें, अंग्रेजी और जीएस में, यह देखा जाएगा कि इस 130 में किसने अंग्रेज जीएस में ज्यादा पाया है। आप आज चैट जीपीटी पे डालना, आज आप गूगल पे डालना, आप आरटीआई लगाना, आपको यह पता चलेगा कि इसमें से उस, अब मान लो इस 130 में एक स्टूडेंट ने 70 नंबर पाया है आपके जीएस में और 60 नंबर पाया है किसमें, आपके इंग्लिश में। इस वाले ने 80 नंबर पाया है जीएस में और आपके करीब 50 नंबर इसने पाया है इंग्लिश में। इस वाले ने 90 नंबर पाया है इंग्लिश, 80 क्यों कर दूं यार, इतना कर दूंगा तुम लोग कहोगे सर 75 का ही है। इसने मान लो पाया है इसको 130 के लिए इसको कह देता हूं 30 नंबर पाया है, या नहीं यार 75 ही है ना, तो उसी हिसाब से करोगे। तो 130 नंबर में इसको भी 90 मिटाओ, नहीं कई लोग यही क्वेश्चन मार्क ला देंगे, तो उसी हिसाब से करते हैं। इसके 75 60, इसके मान लो 69 हैं और इनके यहां पे 61 हैं। इनके मान लो 130 नंबर में जीएस वाले में, इनके 130 में ये पाए हैं करीब 50 नंबर इसमें और 70 नंबर इंग्लिश में। बताओ सिलेक्शन किसका हुआ। ओवरऑल तीनों 130 पाए हैं, ओवरऑल तीनों 130 पाए हैं। सिलेक्शन उसका होगा जो जीएस में ज्यादा पाया होगा इसमें से, ठीक है ना। ये सेकंड पेपर की बात है। ये जीएस में 75 में 70, ये 75 में 60 इंग्लिश में, ये 75 में 69 जीएस में, ये 75 में 61। इस तीनों में सिलेक्शन किसको दिया जाएगा सर, इस पेपर के आधार पे नहीं दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा जीएस के आधार पे कि जीएस में किसका ज्यादा है, इस लड़के को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। भले तीनों 130 130 130 पाए थे, ये एमटीएस का फॉर्मूला है। अच्छा सर अगर मान लें ये सब 70 60 70 60 पाए थे, तो सब 70 60 70 60 पाए थे, अब आप कैसे सिलेक्शन दोगे। नंबर 2 कि अब जरा बताओ तीनों 70 60 70 60 70 60, मतलब 70 जीएस में पाए 60 इंग्लिश में पाए, 70 जीएस में, अब कैसे आप सिलेक्शन दोगे। तब एसएससी जो सेकंड मेथड निकालती है लल्ला, वो मेथड वो निकालती है इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जो इनमें जिसका डेट ऑफ बर्थ जो इनमें सबसे सीनियर होगा उसको सिलेक्शन दिया जाएगा, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो मतलब आप समझिएगा कि आपका सेकंड पेपर के ऊपर आपका सिलेक्शन, आपका मेरिट, आपका क्वालिफिकेशन तीनों डिपेंड करता है। फर्स्ट पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड पेपर में निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जरा निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग है। अब लेकिन मेरी एक बात को समझना, सच सच बताओ, पढ़ना तो दो ही सब्जेक्ट है ना, एक जीएस और एक इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश। अब अगर हम लोग मूल रूप से लाल, आज अभी फॉर्म नहीं आया है, कुछ दिन में एमटीएस का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ोगे। अब सर जीएस और इंग्लिश का सिलेबस पे बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सिलेबस सभी का बताना चाहूंगा कि एमटीएस टीयर 1 में आपको जो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा। लेकिन आप मैथ और रीजनिंग भी उतने ही मेहनत से पढ़ना जितनी आपके अंदर क्षमता है, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, मैं कतई मैथ रीजनिंग छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, जितना बेहतर करके आ सकते हो करके चले आना। लेकिन याद रखना यहां पे आपको 12 ही क्वेश्चन करने, और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर लोग कर ले जाओगे। जीएस और इंग्लिश, आप में से बहुतों की जीएस कमजोर होगी, बहुतों की इंग्लिश। एक बार सिलेबस देखते हैं कि किसका क्या सिलेबस है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स का देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब करने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपके सामने मैंने टॉपिक लिख दिए हैं कि लल्ला अगर आप ये टॉपिक पढ़ लिए तो आप ना मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है निकाल लोगे। ये मैथमेटिक्स के इतने ही टॉपिक आते हैं, इससे बाहर से लगभग नहीं पूछता है, मैथमेटिक्स के इतने ही टॉपिक आते हैं। अच्छा सर रीजनिंग के आपके ये टॉपिक है, ठीक है, रीजनिंग के ये टॉपिक है, 2-4 और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, लेकिन याद रखना कि आपको 40 में 12 प्रश्न करके आने हैं, ठीक है। अच्छा सर मेन खेल शुरू होता है भैया साहब पे, सामान्य जागरूकता पे।
अब इसमें कहने के लिए तो इतिहास, भूगोल, आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जीके पूछता है। सबसे बड़ा रोल इसमें जो अदा करता है दैट इज झिंगा लाला हु, ये वाला लाला, स्टैटिक जीके। अब आपको मैं इसके अगर 25 क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन बताऊं तो 2 से 3 प्रश्न हिस्ट्री के, 4 से 6 प्रश्न भूगोल के, 2 से 3 प्रश्न इकोनॉमी के, 3 से 4 प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था के, सामान्य विज्ञान के 2 से 3 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 6 से 8 प्रश्न, ऐसे रहता है। और फिर एक आपके रहता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर भी 4 से 6 प्रश्न। तो आपके जीएस में, एमटीएस हवलदार में जो सबसे बड़ा वेटेज रोल अदा करता है स्टैटिक, करेंट अफेयर, जियोग्राफी। अब अगर मैं यहां और डिटेल सिलेबस में जाऊं तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि राज्य व्यवस्था से पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको कुछ चुनिंदा चीजों को पढ़ना है। जरा देखना, जैसे कि आ जाओ, ये वो टॉपिक है एंशिएंट के, लेकिन आप एंशिएंट में, आपको इसमें मैं और शॉर्ट कर दूं तो ये वो टॉपिक है, जैसे महाजनपद में आपको सिर्फ मगध ध्यान से पढ़ के जाना है, वैदिक काल में ऋग्वेद ध्यान से पढ़ के जाना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो इनके प्रमुख स्थल हैं उनके फैक्ट्स पढ़ के आपको जाने हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन में, बौद्ध आपको थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से, जो इनकी भाषा क्या थी, कहां ज्ञान प्राय, पहला शिक्षा किसको दिया, इस तरीके की चीजें। जैन धर्म वही हल्की फुल्की जानकारी। मौर्य वंश में से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। गुप्त वंश में से चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त को पढ़ के जाना है। मैं ये तक नहीं कह रहा हूं कि पूरा गुप्त एकदम रट मारो, मुझको पता है ना चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, सेम अगर हम लोग आ जाए, ठीक है ना, सेम हम लोग अगर आ जाए मध्यकालीन इतिहास से, नहीं, मध्यकालीन इतिहास से अगर आप देखोगे तो मूल रूप से दिल्ली सल्तनत से कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनसे क्वेश्चन करता है। ये मेन है, इल्तुतमिश, इनसे। मुगल में आ जाओगे तो बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं, औरंगजेब, कोई भी एक छोटा मोटा फैक्ट्स। वैसे यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न। भक्ति और सूफी आंदोलन में नहीं, कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ और किसने शुरू किया, बस इतना ही याद करना है, डेप्थ में मत चले जाना। यह 10वीं पास का पेपर है, यूपीएससी का पेपर नहीं है कि आपसे दार्शनिकवाद और सूफीवाद पे बात करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना, नहीं तो कई लोग होते हैं स्टैंडर्ड पढ़ाने के चक्कर में लगेंगे मफूलवाद क्या था, ये क्या था, वो क्या था। अरे 10वीं का पेपर है एमटीएस हवलदार, यूपीएससी का नहीं है कि वो आपको आईएएस बना रहा है, वो ग्रुप सी डी की जॉब आपको ऑफर कर रहा है। ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं आधुनिक में, मॉडर्न इंडिया, ये जो मैं टॉपिक लिखा हूं बस टॉपिक पढ़ लेना, लाल लिख लेना, इन आंदोलन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो है ही, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, पेड बैच में भी पढ़ाऊंगा, ये सब कर। भारत का भूगोल, भाई भूगोल से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भारत के भूगोल से आते हैं और कुछ चीजें आती हैं विश्व के भूगोल से। मैंने वो टॉपिक आपके लिए लिख दिया कि अगर ये टॉपिक कोई स्टूडेंट कवर कर ले तो उसका एमटीएस में होना है, ये बात याद रखना। लेकिन एमटीएस ऐसा नहीं है कि बड़ा चिंदी सा एग्जाम होगा, भाई वो आपके स्टैटिक पोर्शन का 1 लाइनर का ना ऑपरेशन करके रख देता है। यूपीएससी का भी कोई लड़का ना 1 लाइनर में फेल, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, जो अच्छे से, तुम किसी यूपीएससी के बच्चे से बात करना, सीरियस स्टूडेंट से, उनका कॉन्सेप्ट, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नॉलेज अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे 1 लाइनर पूछोगे ना, वो भी फंस जाएंगे, कहेंगे नहीं यार 1 लाइनर मुझे नहीं याद आते हैं। मुझसे आप कॉन्सेप्ट पे बात करिए। लेकिन आपका एग्जाम 1 लाइनर है, आपका एग्जाम 1 लाइनर है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, पॉइंट समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर आप पॉलिटी में जितना लिख दिया हो, इससे एक अक्षर तुम ज्यादा मत पढ़ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। मैं पिछले कई सालों से एमटीएस हवलदार में पूरे भारत में जीएस को शायद अपने कंधे पे लेकर के ढोता हूं शुरू से अंत तक, और मैं कह रहा हूं कि लला इससे ज्यादा पॉलिटी में 99.99% संभावना रहती है कुछ नहीं पूछता। और उसमें भी बता दूं, पॉलिटी में कोई इसका भी अगर मैं ऑपरेशन करके रख दूं तो मेन आर्टिकल अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के चला जाए 1 से 2 प्रश्न उसको मिल जाएंगे।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के चला जाए 1 से 2 प्रश्न उसको मिल जाएंगे। और राष्ट्रपति का टॉपिक, अगर आप मेरे सगे भाई बहन ही समझना अपने आप को, तो मैं तुमसे कहूंगा ये 3 टॉपिक जरा रट के चले जाओ तो। और अगर पॉलिटी का 4 क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन इतने में से रहेगा, बाकी के 1 क्वेश्चन के लिए मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में से आर्टिकल ही पूछता है। सच तो यही है, ये आप भी जानते होगे। वो यही पूछेगा ना, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो जैसे ही मैंने आर्टिकल वर्ड लिखा, ये कवर हो गए, इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे सर, जीव विज्ञान, साइंस ज्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। अब वो किस्मत खराब हो कि इस बार ज्यादा दे दे तो अलग की बात है। साइंस आप जो नॉर्मल एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वही पढ़ के जाइए, साइंस का काम हो जाएगा। 1-2 प्रश्न इसमें रहते हैं, खाली ये टॉपिक के ऊपर के सवाल देख लेना, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साइंस का बहुत ज्यादा नहीं आता है लाल। आप किसी भी साल का एमटीएस हवलदार का उठा के देख लेना, कभी 1 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, 3 से ज्यादा तो पूछा ही नहीं है। अच्छा, ये है, इसमें मैं कहूंगा जितना मेहनत कर सकते हो करिए ना जनाब, ये आपके लिए है। अगर यहां 12 टॉपिक लिखे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन इनमें से आपके रहते हैं। और जो मुझे सुन रहे होंगे भाई बहन दोस्त, उनको भी एहसास होगा कि हां गुरुजी 7 से 8 प्रश्न इसके अंदर रहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अदरवाइज मैं तो इसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और एक एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आज मैं इस वीडियो में वादा कर देता हूं, एमटीएस हवलदार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे भारत के यूट्यूब चैनल को खोज करके तुम एक बार अपनी जर्नी को एसएससी अड्डा पे जरूर लेके आना। आशुतोष कनेक्ट्स भारत एक चैनल है, उसे भी आज सोच करके लल्ला सब्सक्राइब कर लेना, खोज करके, करीब 2.5 लाख हैं। ये 2 ऐसे चैनल होंगे, आशुतोष कनेक्ट्स भारत जो मेरा खुद का चैनल है, और एसएससी अड्डा जिसपे मैं जॉब करता हूं। आपको यहां पे वो टॉपिक फ्री में पढ़ाए जाएंगे। शाम को 7 बजे या कोई और टाइम होगा, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। एमटीएस के अभी और है, यहीं रुको मत। स्टैटिक मैं लिख के दे रहा हूं, योजनाएं। मैं अगर आपको ना, मैं तुम्हें जैसे कोई मेरा टेस्ट ले लेना इस मैटर में, मैं 5 टॉपिक लिख रहा हूं। तुम अभी 2026 का फॉर्म नहीं आया है, लेकिन जब 2026 एमटीएस का एग्जाम होगा तो इन 5 टॉपिक के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तुम लो, एक देख लेना, तुमसे जनगणना से जरूर 1 प्रश्न रहेगा, एक देख लेना नृत्य से जरूर प्रश्न रहेगा, एक देख लेना खेल से जरूर प्रश्न रहेगा, एक देख लेना अनुच्छेद से जरूर प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। और एक देख लेना मंदिर मेला महोत्सव से, मंदिर मेला महोत्सव से, ठीक है ना, महोत्सव से। एक लिख लो पंचवर्षीय योजना। अरे यार, पिछले 8-10 साल से यही पढ़ा के मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी स्टूडेंट, रैंडमली कह रहा हूं, इन 6 टॉपिक को पढ़ के जाए, एमटीएस में उसके 6 से 8 प्रश्न जीएस में सही होंगे ही होंगे, मतलब मिनिमम। मैं तो ये कहता हूं ना, तुम्हें जीएस नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये टॉपिक्स पे पकड़ बनानी है। और सोचो लाल, पूरे एग्जाम, अच्छा ये हुआ सर। अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या आती है, गुरु अंग्रेजी। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, आओ देखो, तुम्हारा अगर ईमानदारी से मेहनत कर दोगे, ये तुमको याद करना है। अब देखो अंग्रेजी को कैसे मजबूत कर सकते हो, अंग्रेजी को, ठीक है ना लल्ला। सिनोनिम याद करना है, एंटोनिम याद करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें एक जगह आता है, ठीक है ना। वो जो फ्रेज वगैरह आते हैं, फ्रेज, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है, याद करना है आपके। और इनसे 2-2 क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रामर वाला पोर्शन आपको समझना है अच्छे से। एरर डिटेक्शन, फिल, ये ग्रामर से ही आपका हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर से, एरर डिटेक्शन ग्रामर से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर से, फिल इन द ब्लैंक्स। और जो आपका रीड, ये तो हम लोग कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं से पैराग्राफ पढ़ के उसके ऊपर आंसर दे रहे हैं, पैराग्राफ। तो यार मुझे लगता है इंग्लिश का ऐसा सब्जेक्ट है, 50% आपके याद करने पे डिपेंड है, 50% आपके समझने पे डिपेंड है। और सोचो, आपको 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस पढ़ना है, ना ना ना, खाली आपको इंग्लिश जीएस पे फोकस होना है ज्यादा से ज्यादा। रीजनिंग मैथ तो आप कर ले जाओगे एमटीएस का, और किसी एग्जाम के लिए मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं ये एमटीएस हवलदार के लिए कह रहा हूं। जितनी क्लास में पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पे
एसएससी अड्डा पे। तुम खाली उतना सुन लेना, रीजनिंग मैथ में तुम करके आ जाओगे। और पता तो आपको भी है ना, 40 क्वेश्चन आएगा, 12 ठू करना रहेगा, बिना निगेटिव मार्किंग का रीजनिंग मैथ मार के आ जाओगे आप, ठीक है ना। तो वो है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आप लोग रीजनिंग मैथ पढ़ते नहीं हो, इसलिए पढ़ना, जितना पढ़ना उतना तो पढ़ ही लेना। खैर, तो ये आपकी इंग्लिश का सिलेबस है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हम आपके कौन कौन इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहता है, 111 लिखे। जो भी एमटीएस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है और कमिटेड है कि सर हम इतनी मेहनत करेंगे कि सिलेक्शन इसी बार लेके जाएंगे, कमिटेड है,